Soil conservation measures, मृदा संरक्षण उपाय, measures used for the preservation as well as improvement of soil against deterioration and loss due to erosion. उपाय जिससे मृदा अपरदन सॉइल इरोजन से मिट्टी को खराब व नुकसान होने से बचाना तथा उसका संरक्षण एवं सुधार करना ही मृदा संरक्षण उपाय सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स कहलाता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, मौलिक सिद्धांत या मूल सिद्धांत के मूल सिद्धांत क्या है देखते हैं। पहला है यूज़ ऑफ लैंड बेस्ड ऑन इट्स कैपेबिलिटी, भूमि की क्षमता के आधार पर भूमि का उपयोग करना। दूसरा है सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ डैमेज टू सॉइल, मृदा एवं नमी का संरक्षण करना ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान मृदा को ना पहुँचे। तीसरा है बेस्ट यूज़ ऑफ सॉइल क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मृदा फसल का प्रबंधन बेहतर तरीके से करना। एग्रोनॉमिक मेजर्स, कृषि संबंधी उपाय जिससे मृदा अपरदन सॉइल इरोजन से मिट्टी को संरक्षित एवं उसमें सुधार भी किया जा सकता है। तो इन एग्रोनॉमिक मेजर्स को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं ऐसी जगह में जहाँ का ढलान जो स्लोप है वो लेस देन 2% हो और वहाँ गंभीर मृदा अपरदन जो सीवियर सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम होती है वो भी ना हो। तो वैसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एग्रोनॉमिक मेजर्स कृषि संबंधी उपाय को अपना सकते हैं। इसके अंतर्गत हम 4 उपाय पढ़ेंगे जो कि है कंटूर कल्टीवेशन समुच्च खेती, मल्चिंग, डेंस ग्रोइंग क्रॉप्स सघन उगने वाली फसलें और स्ट्रिप क्रॉपिंग पट्टीदार खेती। कंटूर कल्टीवेशन समुच्च खेती या कंटूर खेती, इट इज़ द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स अलोंग द कंटूर ऑफ अ स्लोप। इसमें आप देख सकते हैं एक डायग्राम लगा हुआ है जिसमें कि स्लोप दिखाया जा रहा है एरो से, जिसका मतलब होता है ढलान स्लोप, ठीक है। नीचे कॉन्टूर दिख रहा होगा, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जो सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को जोड़ता है या मिलाता है, मतलब समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही कॉन्टूर कहलाती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमें दिखाई नहीं देती। कॉन्टूर कल्टीवेशन समुच्चय खेती या फिर कंटूर खेती का मतलब होता है कि फसलों की खेती ढलान के कॉन्टूर के साथ साथ जब की जाती है तो उसे ही कंटूर कल्टीवेशन समुच्चय खेती या कंटूर खेती बोलते हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है जिसमें कॉन्टूर एरो से शो हो रहा है, उसी कॉन्टूर लाइन पे ही क्या करते हैं हम खेती करते हैं ढलान के साथ साथ, जो स्लोप है उसके साथ साथ हम इस लाइन पे जो कॉन्टूर लाइन होती है उस पे हम खेती करते हैं। जैसे कि आप लेफ़्ट साइड देख सकते हैं एक इमेज लगा हुआ है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। हम देखते हैं कॉन्टूर कल्टीवेशन समुच्चय खेती के एडवांटेजेस, लाभ। पहला है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, मृदा और नमी के संरक्षण में मदद करता है। दूसरा है सॉइल फर्टिलिटी कंजर्वेशन, मृदा की उर्वरकता का संरक्षण करता है। तीसरा है क्रॉप यील्ड इंक्रीजेस, फसल उपज को बढ़ाता है। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड लेस पावर, खेती को करने में शक्ति भी कम लगती है, पावर कम लगता है। इम्प्लीमेंट्स वियर एंड टियर इज़ लेस, औजार की टूट फूट कम होती है। कंट्रोल सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को कम करता है। अब देखते हैं कॉन्टूर कल्टीवेशन समुच्चय खेती के डिसएडवांटेजेस, हानि। पहला है एक्स्ट्रा लेबर एंड टाइम। कन्वेंशनल फार्मिंग, पारंपरिक खेती के कंपैरिजन कॉन्टूर फार्मिंग में ज़्यादा लेबर और टाइम लगता है कि यहाँ फसलों की खेती कॉन्टूर लाइंस में की जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जोताई करना, रिजेस बनाना, प्लांटिंग करना, प्रूनिंग करना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर और टाइम लगता है। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ इक्विपमेंट, सारे ऐसे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं जो कि कॉन्टूर फार्मिंग के लिए उपयोगी नहीं होते, जिसकी वजह से हमें मैनुअल लेबर पर निर्भर रहना पड़ता है जितने भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हमको करनी पड़ती है उसके लिए। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन वीड कंट्रोल, ऐसे खेत के सेंसिटिव होने के कारण बहुत से उपाय खरपतवार नियंत्रण के नहीं कर पाते, जैसे कि ज़्यादा केमिकल हर्बिसाइड का उपयोग नहीं कर पाना, क्योंकि ढलान वाले क्षेत्रों में लीचिंग और रन ऑफ के कारण केमिकल पॉल्यूशन का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज, कॉन्टूर कल्टीवेशन या समुच्चय खेती या कॉन्टूर खेती करने के लिए कैसे कॉन्टूर रेखा को आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे कॉन्टूर लाइंस में खेती की जाती है, इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना नॉलेज के इसकी प्रोडक्टिविटी पे बुरा प्रभाव पड़ता है। बिना इसके नॉलेज के हम इस प्रकार की खेती को नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है मल्चिंग, एनी मटेरियल और सब्सटेंस अप्लाइड टू द सॉइल सरफेस टू रिड्यूस इवेपोरेशन एंड इम्प्रूव सॉइल मॉइस्चर इज कॉल्ड एज मल्चिंग।
किसी भी पदार्थ को मृदा में लगाना या उसका उपयोग करना ताकि इवापोरेशन जो वाष्पीकरण है मृदा का उसे कम किया जा सके और साथ ही साथ मृदा की नमी में भी सुधार किया जा सके, तो उसे ही मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग का ही एक प्रकार है वर्टिकल मल्चिंग। इन दिस नैरो ट्रेंचेस आर डिग्ड अक्रॉस द स्लोप एट इंटरवल्स एंड प्लेसिंग द क्रॉप रेसिड्यूज और स्ट्रॉ इन दिस ट्रेंचेस। इट इज़ मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन कॉफ़ी गार्डन्स। इस प्रकार के मल्चिंग में थोड़े थोड़े इंटरवल्स, थोड़े थोड़े अंतराल पर स्लोप जो ढलान है उसके आर पार खाइयाँ, ट्रेंचेस खोदे जाते हैं जिसमें जो फसल के अवशेष होते हैं जैसे क्रॉप रेसिड्यूज़ उनको रख दिया जाता है या डाल दिया जाता है, जिसे वर्टिकल मल्चिंग कहते हैं। ये मोस्टली प्रैक्टिस कहाँ किया जाता है, जो कॉफ़ी गार्डन्स वगैरह होते हैं उसके लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ मल्चेस, मल्च का प्रकार। जो मटेरियल जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं सॉइल में, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन और सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, तो ये जो मटेरियल, जो पदार्थ जो हम अप्लाई करते हैं उसी को ही मल्च बोलते हैं। तो ये मल्च के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जैसे सॉइल मल्च, स्टबल मल्च, स्ट्रॉ मल्च, प्लास्टिक मल्च। फसल को लगाने के बाद जो भी इंटर कल्टिवेशन ऑपरेशंस फील्ड में किए जाते हैं जैसे कि वीडिंग, होइंग, थिनिंग, अर्दिंग अप, तो उससे सॉइल सरफेस क्या होता है, लूज़ हो जाता है, ढीला हो जाता है, जो कि एक मल्च की तरह काम करने लग जाता है, जिससे कि जो इवापोरेशन है, वाष्पीकरण, वो क्या होता है, कम होता है। इसे ही सॉइल मल्च या डस्ट मल्च कहते हैं। वहीं स्टबल मल्च की बात करें तो जो क्रॉप रेसिड्यू होता है, फसल अवशेष, उसे जब हम सॉइल सरफेस पे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो मल्च की तरह काम करता है, जिसे हम स्टबल मल्च कहते हैं। वहीं स्ट्रॉ मल्च में स्ट्रॉ जो भूसा होता है उसे एज अ मल्च के रूप में उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक मल्च में जो प्लास्टिक बने होते हैं पॉलीइथाइलीन के या पॉलीविनाइल क्लोराइड के, उनको एज अ मल्च के रूप में उपयोग में लाया जाता है, उसे प्लास्टिक मल्च कहते हैं। नेक्स्ट है डेंस ग्रोइंग क्रॉप्स, सघन उगने वाली फसलें। ग्रोइंग ऑफ डेंस क्रॉप्स प्रोवाइड्स मैक्सिमम कवर टू द सॉइल। एग्जाम्पल काउपी एंड मूंग। डेंस घनी या सघन फसल को लगाने से जो सॉइल होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिल जाता है, मतलब वो इन फसलों के द्वारा जो सॉइल है वो अच्छी तरीके से ढक जाता है, जिसकी वजह से जो सॉइल इरोजन है, मृदा अपरदन, वो भी कम होता है। और तो और मृदा में जो नमी होती है उसका भी संरक्षण अच्छी तरीके से हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है जैसे काउपी और मूंग, ये ऐसी फसलें हैं जो कि बहुत डेंस होती है, बहुत घनी होती है, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिल जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग, पट्टीदार खेती। ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन स्ट्रिप्स वाइड इनफ टू परमिट इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन बट नैरो इनफ सो दैट क्रॉप्स इंटरैक्ट एग्रोनॉमिकली। जब दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ चौड़े पट्टियों में, मतलब जो वाइड स्ट्रिप्स होती हैं उनमें लगाया जाता है, जो इतना चौड़ा हो ताकि हर फसल का अलग अलग खेती किया जा सके, साथ ही साथ इतना सकरा या इतना नैरो हो ताकि फसलें एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाल सके, मतलब एग्रोनॉमिकली वो इंटरेक्ट कर पाए, उसे ही स्ट्रिप क्रॉपिंग, पट्टीदार खेती कहते हैं। इसके 4 प्रकार हैं। पहला है कॉन्टूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, दूसरा है फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, तीसरा है विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग और चौथा है बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। कॉन्टूर स्ट्रिप क्रॉपिंग। In this, across the slope on contour in suitable width strips, erosion exposing and erosion permitting crops are grown in alternating with strips of soil protecting and erosion resisting crops। यहाँ erosion permitting crops कहने का मतलब है ऐसी फसल जो मृदा अपरदन को अनुमति दे, और erosion resisting crops कहने का मतलब है कि ऐसी फसल जो मृदा अपरदन को रोकती हैं। तो स्लोप, ढलान के साथ साथ कॉन्टूर में बारी बारी से इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स, फिर इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स, फिर इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स, फिर इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स को चौड़ी पट्टियों में बारी बारी से लगाना ही कॉन्टूर स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट है फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन मोर और लेस पैरेलल स्ट्रिप्स अक्रॉस यूनिफॉर्म स्लोप्स बट नॉट ऑन एग्जैक्ट कॉन्टूर। इस प्रकार की स्ट्रिप क्रॉपिंग में एग्जैक्ट कॉन्टूर, मतलब सटीक कॉन्टूर पे फसलों को ना लगा के कम या ज़्यादा समांतर पट्टियों में, मतलब मोर और लेस पैरेलल स्ट्रिप्स में समान ढलान पर फसलों को लगाया जाता है। विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। ग्रोइंग ऑफ टॉल ग्रोइंग क्रॉप्स इन अल्टरनेटली स्ट्रेट बट रिलेटिवली नैरो पैरेलल स्ट्रिप्स
laid out right across the direction of the prevailing wind regardless of contour। इस प्रकार के स्ट्रिप क्रॉपिंग में बहती हवा की दिशा में प्रिवेलिंग विंड्स के डायरेक्शन में, मतलब जहाँ से हवा बह रही है उस दिशा में सीधा लेकिन नैरो स्ट्रिप्स सक्रिय पट्टियों में लंबे बढ़ते हुए फसलों को लगाया जाता है। इसे ही विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। ये जनरली विंड इरोजन को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है। इमेज जो स्क्रीन पे लगी हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि फसलों के किनारे पे नैरो स्ट्रिप्स सक्रिय पट्टियों में मक्का लगा हुआ है, मेज़ लगा हुआ है, जो कि प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन मतलब बहती हवा के दिशा में लगाया गया है। जो एक प्रकार की लंबी फसल है जिससे कि हवा का बहाव भी कम होने में मदद मिलती है। बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग। बफर strips are the counter strips of grass or other erosion resisting crops between or below cultivated strips. The width of erosion resisting crops depends upon soil texture, type of crop, slope, rainfall, etc. जब फसलों की पट्टियों के नीचे या बीच में इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स या ग्रासेस, इरोजन या अपरदन को रोकने वाले फसल या फिर ग्रासेस को लगाते हैं तो उसे ही बफर स्ट्रिप्स बोलते हैं और इस प्रकार की खेती को ही बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स की जो चौड़ाई होती है, जो विड्थ होता है, वो डिपेंड करता है सॉइल के टेक्सचर पे, टाइप ऑफ क्रॉप किस प्रकार के फसल लगी हुई है, स्लोप कैसा है, ढलान कैसा है, रेनफॉल वर्षा कैसी है, उस पर डिपेंड करता है उसकी चौड़ाई कितनी रखी जाती है।